20वीं सदी की शुरुआत एक ऐसी क्रांति जिसने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य को बिखेर कर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उसी ऐतिहासिक रूसी क्रांति की। तो उस वक्त का मंजर कुछ ऐसा था। सोचिए, एक तरफ बेइंतहा अमीरी, दूसरी तरफ गरीबी की एक गहरी खाई। दशकों से गुस्सा, मतलब एक तरह से बारूद जमा हो रहा था। और इन सब के ऊपर बैठा था एक ऐसा बादशाह जो खुद को ईश्वर का भेजा हुआ मानता था और जिसे आम लोगों की कोई फिक्र नहीं थी। माहौल बिल्कुल एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। लेकिन देखिए, ये क्रांति कोई एक दिन में नहीं हुई। इसकी जड़ें जार के शासन में बहुत बहुत गहरी थी। वो दरारें जो सालों से चौड़ी होती जा रही थी। तो चलिए, सबसे पहले इन्हीं दरारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा इस पे एक नजर डालिए। ये जो जमीन का बंटवारा है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। मतलब देश की लगभग 80% जमीन पर सिर्फ मुट्ठी भर अमीर लोग और चर्च का कब्जा था, और देश की जो विशाल आबादी थी, किसान, उनके हिस्से में सिर्फ 20% जमीन। सोचिए कितनी बड़ी नाइंसाफी थी ये। यही वो गहरी असमानता थी जो विद्रोह की आग को हवा दे रही थी। तो असल में एक ही रूस के अंदर दो अलग अलग रूस बसते थे। एक था अमीरों का रूस, जार, उसके दरबारी, पादरी, जिनके पास सारी दौलत थी, सारी ताकत थी और जो आलीशान जिंदगी जीते थे। और फिर था दूसरा रूस, किसानों का, मजदूरों का, सिपाहियों का, जिनकी जिंदगी का मतलब था सिर्फ शोषण, गरीबी और बेबसी। उनके पास कोई बुनियादी हक तक नहीं थे। अब जब समाज में इतना गुस्सा और इतनी नाइंसाफी हो तो नए विचारों को जगह मिलती ही है। ऐसे विचार जो पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को चुनौती देते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये क्रांतिकारी विचार आखिर रूस में पहुंचे कैसे और कैसे ये आग की तरह फैल गए। देखिए, इन विचारों की लहर आई थी पश्चिम से। पहले अमेरिका में क्रांति हुई, फिर फ्रांस में, और इन दोनों ने दुनिया को दिखा दिया कि बादशाहत को उखाड़कर फेंका जा सकता है, कि बदलाव मुमकिन है। इन्हीं विचारों से रूस के पढ़े लिखे लोग भी प्रभावित हुए और जल्द ही कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित पार्टियां बनने लगी। यही वो पार्टियां थी जो एक बड़े संगठित विद्रोह की जमीन तैयार कर रही थीं। पर एक मजेदार बात यह थी कि ये जो क्रांतिकारी थे, ये खुद एकमत नहीं थे। इनकी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ थे मेंशेविक, जो मानते थे कि धीरे धीरे सुधार करके चुनाव लड़कर बदलाव लाया जा सकता है, और दूसरी तरफ थे व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविक। इनका मानना साफ था, सत्ता सिर्फ और सिर्फ एक जोरदार क्रांति से ही मिलेगी, आराम से कुछ नहीं होने वाला। और ये जो बंटवारा था ना, ये आगे चलकर बहुत बहुत अहम साबित हुआ। अब 1917 की बड़ी क्रांति पर आने से पहले हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, साल 1905 में। यहां एक ऐसी घटना हुई जिसे इतिहासकार अक्सर 1917 की क्रांति की ड्रेस रिहर्सल कहते हैं। ये वो पल था जब जार के शासन का क्रूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से। रूस, एक इतना बड़ा देश, जापान जैसे छोटे से देश से जंग हार गया था। इसी मायूसी के माहौल में 9 जनवरी 1905 को कुछ मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ बिल्कुल शांति से अपनी मांगे लेकर जार के महल की तरफ बढ़े। वो जार को अपना पिता मानते थे, एक तरह से अपना रखवाला। वो तो बस उससे बेहतर जिंदगी की गुहार लगाने आए थे। लेकिन उन्हें जवाब में क्या मिला? गोलियां। जार के सिपाहियों ने उस निहत्ती भीड़ पर, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, सीधी गोलियां चला दी। उस दिन हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। इतिहास में उस दिन को ब्लडी संडे या खूनी रविवार के नाम से जाना गया। और उस एक दिन ने जार और जनता के बीच भरोसे का जो सदियों पुराना रिश्ता था, उसे हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो जार को झुकना पड़ा। उसने ड्यूमा नाम की एक संसद बनाने का वादा किया, पर यह सिर्फ एक दिखावा था। असली ताकत तो अब भी जार के ही हाथ में थी। वो जब चाहे संसद को भंग कर सकता था। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? लेनिन जैसे कट्टरपंथियों की बात और सही साबित हो गई। वो अब लोगों को कह सकते थे, देखा, बात करने से, संसद बनाने से कुछ नहीं होगा, बदलाव सिर्फ क्रांति से आएगा। तो अगर 1905 की घटना एक बड़ी चेतावनी थी, तो पहला विश्व युद्ध वो जार के साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस जंग ने उस जर्जर हो चुके साम्राज्य को पूरी तरह से ढा दिया। सिर्फ इस एक आंकड़े को देखिए, 1917 की शुरुआत तक 6 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके थे।
ये जंग रूस के लिए एक भयानक तबाही थी और इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा था? जाहिर है, आम लोग। और जंग का असर सिर्फ सरहद पर नहीं था, बल्कि देश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पूरी इकॉनमी बैठ गई। शहरों में खाने को रोटी नहीं थी, जलाने को ईंधन नहीं था। और इस सब के बीच सरकार क्या कर रही थी? वो भूखे लोगों पर और टैक्स लगा रही थी। अब तो लोगों का गुस्सा बस उबलने की कगार पर था। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1917। ये एक ऐसा साल था जिसमें एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां हुई। एक ने जार की गद्दी छीन ली और दूसरी ने बल्शेविकों को उस गद्दी पर बिठा दिया। तो हुआ ये कि मार्च में पेट्रोग्रेड की सड़कों पर औरतें रोटी के लिए प्रदर्शन करने निकलीं और देखते ही देखते ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि जार को गद्दी छोड़नी पड़ी, एक कामचलाऊ सरकार बनी। फिर अप्रैल में लेनिन अपने निर्वासन से वापस रूस लौटे और बस कुछ ही महीनों बाद नवंबर में बोल्शेविकों ने हमला बोलकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो सवाल यह है कि बोल्शेविक इतने कामयाब कैसे हुए? इसका राज छुपा था उनके नारों में। बहुत सीधे लेकिन बहुत असरदार नारे। उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ ली थी। लोगों को क्या चाहिए था? जमीन, रोटी और शांति। और उनका एक और नारा था, सारी ताकत सोवियतों को। सोवियत मतलब मजदूरों और सिपाहियों की अपनी काउंसिल। मतलब ताकत किसी सरकार या संसद को नहीं, बल्कि सीधे आम लोगों को मिले। ये एक ऐसा संदेश था जिसका कोई तोड़ नहीं था। तो बोल्शेविकों के वादे एकदम साफ थे। पहला, जंग को फौरन खत्म करो। दूसरा, अमीरों से जमीन छीनकर किसानों में बांट दो। तीसरा, फैक्ट्रियों का कंट्रोल मजदूरों को दो। और चौथा, साम्राज्य में रहने वाली अलग अलग राष्ट्रीयताओं को बराबर के हक दो। ये ऐसे वादे थे जो उस वक्त के भूखे थके हारे रूस के लिए किसी सपने के सच होने जैसे थे। तो बोल्शेविकों की जीत हुई, रूस में बादशाहत का हमेशा के लिए अंत हो गया और मजदूरों का शासन कायम हुआ। लेकिन इस कहानी का असर सिर्फ रूस की सीमाओं के अंदर नहीं रहा। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। सत्ता में आते ही लेनिन ने तेजी से काम किया। सबसे पहले उन्होंने जर्मनी से समझौता करके रूस को पहले विश्व युद्ध से बाहर निकाला। इसके बाद देश के अंदर ही एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। 3 साल तक चली इस खूनी लड़ाई में अपनी रेड आर्मी के दम पर उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया। और फिर 1922 में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले कम्युनिस्ट देश सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना हुई। रूसी क्रांति ने दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक नया देश नहीं बनाया, बल्कि एक नया विचार, एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी, कम्युनिज्म। और इसी के साथ दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था पश्चिम का पूंजीवाद और दूसरी तरफ सोवियत संघ का साम्यवाद। यहीं से उस वैचारिक जंग की शुरुआत हुई जिसे हम सब कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं और जिसने अगली पूरी सदी तक दुनिया पर अपना असर डाला। तो एक तरफ रूसी क्रांति ने दुनिया भर के करोड़ों दबे कुचले लोगों को एक उम्मीद दी, बराबरी की, न्याय की। लेकिन दूसरी तरफ इसी क्रांति से एक ऐसा राज निकला जो आगे चलकर तानाशाही और जुल्म का दूसरा नाम बन गया। तो सवाल आज भी वही है कि एक बेहतर दुनिया बनाने के उस सपने के लिए जो भारी कीमत चुकाई गई, क्या वो सही थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में हमेशा ढूंढा जाता रहे।